बेटी, आज तूने ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर सके। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग खेती किसानी पर ही निर्भर थे। उसी गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां कैलाश अपनी पत्नी रोमा और 14 साल की बेटी मुन्नी के साथ रहता था। कैलाश एक किसान था। उसके छोटे से खेत में खेती करके वो अपने परिवार का गुजारा करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। मुन्नी अब बड़ी हो गई थी, लेकिन पिता कैलाश के गरीबी के कारण वो सिर्फ कक्षा 5 तक ही पढ़ पाई। एक रात कैलाश और रोमा चिंतित बैठे थे। अजी सुनते हो, आज मन बहुत भारी हो रहा है। हमारी मुन्नी अब 20 साल की हो गई है। कल जब वो पड़ोस की लड़कियों को शहर जाते देख रही थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। ये सुनकर कैलाश की आत्मा भर आई। उसने दुखी स्वर में कहा, मैं सब जानता हूँ रोमा। हमारी मुन्नी कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो जानती है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वो उसे शहर पढ़ाई के लिए भेज सके। लेकिन मेरी आत्मा तब टूट जाती है जब देखता हूँ कि किताब के पन्ने पलटने की उम्र में वो बेचारी चिलचिलाती धूप में मेरे साथ खेत में काम करती है। हाँ जी, और मुझे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इसमें हमारी मुन्नी का क्या कसूर था? वो पढ़ने में कितनी तेज है, लेकिन शायद भगवान ने उसकी किस्मत में भी यही लिखा है कि हमारी तरह मुन्नी भी इस मिट्टी में अपना जीवन बिता दे। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है रोमा, कि वो अपने औलाद के सपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखे। कभी कभी तो लगता है मैं एक नाकाम पिता हूं। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो रात दिन एक करके मेहनत की है। अब भगवान ने जब हमारी किस्मत में ही दुख लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी बेटी के सपनों को यूं नहीं तोड़ सकता। मैं उसे शहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। मैं कल ही मुखिया धनराज से जाकर बात करता हूं और उनसे कुछ पैसे कर्ज के रूप में ले लूंगा। अजी आप तो जानते हैं, अब हमारे खेत में पहले की तरह फसल भी नहीं उग रहे हैं। फिर आप मुखिया जी को पैसे लौटाएंगे कैसे? वो अब हम बाद में सोचेंगे। अभी मैं बस अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह कैलाश गांव के मुखिया धनराज सिंह के पास पैसे उधार मांगने चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में गांव के बुजुर्ग छिलरू काका मिलते हैं, जो कि थोड़े मजाकिया किस्म के थे। अरे कैसन हो कैलाश, इतने सवेरे सवेरे कहा? लगता है खेत में निपटने जा रहे हो। अरे नहीं काका, मैं जरा मुखिया जी के यहाँ कुछ काम से जा रहा हूँ। अरे हम सब जनता हूँ, काम से जा रहे हो कि दाम से। लेकिन जहां तक हम उस मुखिया को जानते हैं, वो ससुरा एक नंबर का लोभी और मक्खी चूस है। अरे उससे पैसे लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी में पैर मारने जैसा है। अब क्या करें काका, खेती बाड़ी में कुछ बचता ही नहीं और बेटी को शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। ऊपर से खाद बीज का दाम इतने बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। कैसे बचेगा कैलाश? तुम लोग जो मिट्टी के साथ कर रहे हो वो खेती नहीं बल्कि जहर का खेल है। तुम लोग खेत में खाद की जगह जहर डाल रहे हो, तो थाली में अमृत कहां से आएगा? अरे काका, अब जमाना बदल गया है। बिना खाद के मिट्टी में कुछ अच्छा होता ही नहीं। दत्त बुड़बक, मिट्टी हो तब कुछ उगे ना। मिट्टी को तो तुम सब नशेड़ी बना दिए हो। जब तक सुई दवाई ना मारो तब तक कुछ उगलती ही नहीं। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। मुझे देर हो रही है। तो ठीक है, मैं तुझे एक पहेली पूछता हूं, जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि तुझ में थोड़ी बहुत अकल है। अरे यार, ये काका भी ना, अगर इनसे पीछा छुड़ाना है तो उनकी पहेली को सुनना ही पड़ेगा। अरे क्या सोच रहा है कैलाश? कुछ नहीं काका, आप पूछिए पहेली। वो क्या है जो खेत में हरी, बाजार में काली और घर जाकर लाल हो जाती है? ये सुन कैलाश सोच में पड़ जाता है। अरे काका, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, आप ही बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। जब तुझे जवाब मिल जाए तो खुद बता देना। अब मैं चलता हूँ। छिलरू काका के जाने के बाद कैलाश खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, खेत में हरी, बाजार में काली,
और घर में लाल? कहीं काका अपनी बीवी की तो बात नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, वो तो घर में भी काली ही रहती हैं। धत तेरी की, ये काका भी ना। इतना कहकर कैलाश मुखिया धनराज सिंह के पास चल पड़ा। कुछ ही देर में कैलाश मुखिया धनराज सिंह के घर जा पहुंचा। राम राम मुखिया जी। कहो कैलाश, क्या बात है? तुम इतने सवेरे सवेरे हमारे यहाँ? वो माई बाप, बात ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है, जिस वजह से थोड़ी तंगी आ गई है। बिटिया भी अब 20 की हो गई है, तो उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा आप कुछ मदद कर दे, तो बिटिया पढ़ लिख लेगी तो उसका भविष्य बन जाएगा और हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा। ये सुन मुखिया अंदर से जल गया और ताना मारते हुए बोला, क्या? शहर और पढ़ाई? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है कैलाश? लगता है तू अपनी हैसियत भूल रहा है। अरे तू एक मामूली किसान है और किसान के बच्चे मिट्टी में ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही मर जाते हैं। वो शहर नहीं जाते, इसलिए अपनी औकात से ज्यादा सपने मत देख। ये सुनकर कैलाश टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं मुखिया जी, कृपया ऐसा ना कहिए। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी का भविष्य बचा लीजिए मुखिया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे जा यहां से, घर में भूंजी भांग नहीं। और चले हैं बेटी को पढ़ाने। अब दोबारा इस चौखट पर पैसे मांगने कभी मत आना। मुखिया धनराज सिंह ने कैलाश की गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे अपने चौखट से भगा दिया। कैलाश उदास होकर वहां से लौट गया, लेकिन पिंकी अपने पिता की सारी बात सुन लेती है। उसके चेहरे पर अपने पिता के व्यवहार के लिए शर्मिंदगी और अपनी सहेली मुन्नी के लिए तड़प साफ दिख रही थी। शाम हो गई थी। उधर बेचारा कैलाश एक पेड़ के नीचे बैठा था। हे भगवान, सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद अब मैं अपनी बेटी मुन्नी को शहर भेज सकता हूँ, लेकिन तूने वो भी छीन लिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्या तू नहीं चाहता मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने? अब न जाने मैं रोमा को क्या जवाब दूंगा। उधर सुबह से अपने पिता को घर में ना पाकर मुन्नी ने अपने माँ से कहा, माँ बाबा कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। मुन्नी के मुंह से ये सुनकर रोमा सोच में पड़ गई। रोमा को सोचते देख मुन्नी बोली, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बताइए ना, बाबा कहाँ गए हैं? और आप परेशान क्यों लग रही हैं? मुन्नी, तेरे बाबा मुखिया जी के पास कुछ पैसे उधार मांगने गए हैं ताकि वो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेज सके। माँ, लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है वो एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। वो खुद को एक नाकाम पिता समझते हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें और बाबा को कभी दोष नहीं देती और मुझे इसका कोई दुख नहीं कि मैं पढ़ नहीं पाई। क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्या वो जिंदगी नहीं जीते? रोमा और मुन्नी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैलाश वहां आ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बाबा, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? और आपकी खामोशी बता रही है कि मुखिया जी ने आपकी मदद नहीं की। मुन्नी, मुझे माफ कर दे। मैं चाह कर भी तुझे शहर नहीं भेज सकता। नहीं बाबा, कृपया ऐसी बातें ना करिए। मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। देखिए, आप चिंता मत करिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मैं पढ़ लिख नहीं पाई, इसलिए आप चिंता मत करिए। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पिंकी वहां अपने हाथों में एक थैला लिए आ जाती है। अरे पिंकी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या बात है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ बेटा पिंकी, ऐसी कौन सी बात थी जो तू इतनी रात को यहाँ आई है? मुन्नी, मुझे माफ कर देना। आज जो कुछ भी मेरे पापा ने कैलाश अंकल के साथ किया वो बहुत गलत था। उन्हें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पैसों की चकाचौंध ने उन्हें अंधा बना दिया है। इसलिए उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। फिर पिंकी ने उस थैली से पैसे निकालकर कैलाश से कहा, अंकल, ये कुछ पैसे हैं मुन्नी के पढ़ाई के लिए, आप उसे शहर भेज दीजिए। अपने लिए इतना प्रेम देखकर मुन्नी की आंखें छलक गईं। तभी कैलाश गंभीर स्वर में बोला, ये क्या है बेटी? इतने सारे पैसे और तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या मुखिया जी ने भेजे?
नहीं अंकल, पापा कभी नहीं देते। इसलिए ये पैसे मैंने उनकी अलमारी से निकाले हैं, क्योंकि मैं मुन्नी की सहेली हूँ। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं मुन्नी का सपना टूटने नहीं दे सकती। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। नहीं बेटी, ये चोरी है। मैं गरीब जरूर हूं, पर अपनी बेटी का भविष्य किसी की मजबूरी या चोरी के पैसों पर नहीं बना सकता। तुम ये पैसे अभी वापस ले जाओ, वरना मुखिया जी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। पिंकी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तेरी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन बाबा सही कह रहे हैं, अगर मैं इन पैसों से पढ़ भी ली तो ताउम्र खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन पैसों से तू खुद शहर जाकर पढ़ाई कर। पिंकी बिटिया, मुन्नी सही कह रही है। हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। अगर आज हमने ये पैसे रख लिए तो कल को तेरे घर वाले तुझे भी गुनहगार मानेंगे। इसलिए इन पैसों से तुम खुद शहर जाना और पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन करना। लेकिन मुन्नी, फिर तेरा क्या होगा? तू चिंता क्यों करती है? तेरी मुन्नी इतनी कमजोर नहीं। मैं यहाँ माँ और बाबा के साथ बहुत खुश हूँ। इसलिए तू ये पैसे ले और जा, और इन पैसों को अपनी पढ़ाई में लगाना। पिंकी सबकी बातें सुन वहां से पैसे लेकर लौट गई। फिर सभी ने शांति से खाना खाया। माँ, आज खाना बहुत टेस्टी था, मजा ही आ गया। अरे हाँ रोमा, खाना सच में बहुत अच्छा था। अच्छा, बस भी करो और अब सोने चलते हैं। सवेरे बहुत काम है। खेत में खाद का छिड़काव भी तो करना है। ठीक है माँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि बाबा, शुभ रात्रि माँ। इतना कहकर मुन्नी अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह हो गई। कैलाश खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी अरे रोमा, हमारी मुन्नी दिख नहीं रही। अजी, लगता है वो अभी तक सो ही रही है। कोई बात नहीं, सोने दो। बेचारी दिन भर काम करके कितना थक जाती होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कैलाश वहां से अपने खेत की ओर चल पड़ा। उधर रोमा कमरे में गई तो उसने देखा कि मुन्नी कमरे में नहीं है। हे भगवान, ये मुन्नी इतनी सुबह सुबह न जाने कहाँ चली गई। बाहर जाकर देखती हूँ। रोमा जब बाहर जाकर देखती है तो मुन्नी अपने गाय गौरी को चारा खिला रही थी, जिसे देख रोमा उसके पास गई और बोली, अरे मुन्नी, तू यहाँ गौरी को घास खिला रही है? और मैं तो डर गई कि न जाने इतनी सुबह सुबह तू कहाँ चली गई। अरे माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों में चिंता करती हो। मैं आपको और बाबा को छोड़कर कहीं जा सकती हूँ भला? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि तू पढ़ना चाहती है और मैं तुझसे घर के काम करवा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तेरे पिताजी की कमाई अब पहले की तरह नहीं हो रही। फसलें भी कम उगते हैं और जितनी कमाई होती है उनमें से आधे पैसे से तो खाद लेने में चला जाता है, और बचे पैसों से हम जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन मुन्नी की आंखों में आंसू भर गए। नहीं माँ, मैं अपने घर के हालात को अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं जानती हूँ आप और बाबा हमेशा मेरा भला चाहते हैं। लेकिन आप मजबूर हैं, और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ? तुम देखना, मैं इस घर का बेटा बनकर दिखाऊंगी और बिना पढ़े भी बहुत बड़ा काम करूंगी। उधर मुखिया को जब पता चला कि उसकी बेटी पिंकी ने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो आग बबूला हो गया। पिंकी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप की तिजोरी पर हाथ साफ किया, और वो भी उस 2 कौड़ी की मुन्नी के लिए। पापा, मुन्नी भले ही गरीब है तो क्या हुआ? उसका दिल साफ है और शायद आपसे ज्यादा बड़ा भी है। भगवान ने आपको इतना दिया, लेकिन फिर भी आप किसी की भी मदद नहीं करते। पिंकी के मुंह से सच्चाई सुन मुखिया पूरी तरह जल गया। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी उस गरीब की संगत में। अगर तू यहाँ रही तो तू सुधरेगी नहीं। कल की कल तू शहर जाएगी, हॉस्टल में रहकर पढ़ेगी। आज से तेरा उस मुन्नी से मिलना जुलना बंद। तभी वही खरी पिंकी की माँ सरोजा कहती है, अजी, पिंकी अभी ना समझ है, इसलिए उसकी गलती को भूल जाइए और उसे माफ कर दीजिए। अरे तुम चुप करो, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, कल के कल मैं इसे शहर पढ़ने के लिए भेज दूंगा। मुखिया इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी रोने लगती है। माँ, क्या गरीब की मदद करना पाप है? पिताजी मुझे मुन्नी से दूर क्यों कर रहे हैं? वो मेरी सहेली है माँ, आप पापा को समझाओ ना। चुप हो जा बिटिया, तेरे पिताजी का गुस्सा तू जानती है,
वो नारियल की तरह ऊपर से सख्त है, पर आज उनकी जिद के आगे मैं भी हार गई। माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहती। मुन्नी को मेरी जरूरत है। उसकी पढ़ाई छूट गई, उसके घर में तंगी है। मैं यहाँ रहकर उसके काम आना चाहती हूँ। मेरी बात सुन पिंकी, कभी कभी दूर जाना भी अच्छा होता है। तू शहर जा, रोकर नहीं बल्कि एक मकसद लेकर। तू वहाँ जाकर खूब पढ़, कुछ ऐसा सीख कि जब तू वापस आए तो ना सिर्फ मुन्नी की बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत बदल सके। तेरे पिताजी तुझे सजा दे रहे हैं, पर तू इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल कर। ये सुनकर पिंकी थोड़ी शांत हो गई और दुखी होकर बोली, क्या मुन्नी मुझे भूल जाएगी माँ? सच्ची दोस्ती को वक्त और दूरी कभी नहीं मिटा पाते। तू जा मुन्नी, बहुत हिम्मती बच्ची है। तू उसकी चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब मैं शहर जाकर खूब पढ़ूंगी और जब 2 साल बाद वापस आऊंगी तो मैं मुन्नी की किस्मत बदल दूंगी। रात हो गई। पिंकी मुन्नी को अपने पुराने घर की छत पर बुलाती है। मुन्नी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ पिंकी, बोल, तुझे क्या बताना है? मुन्नी, पापा को पता चल गया कि मैंने अलमारी से पैसे निकाले हैं और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे कल सुबह शहर भेजने का फैसला किया है। ये सुनकर मुन्नी अंदर से चौंक गई और उदास हो गई। मैं जानती हूँ मुन्नी, तुझे ये सुनकर कितना दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पापा मुझे जबरदस्ती शहर भेज रहे हैं। अरे नहीं पिंकी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तू नसीब वाली है जो तुझे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला है। मैं तो बस ये सोचकर उदास हो गई कि समय कितना जल्दी निकल गया। कब हम बड़े हुए और कब तू मुझे छोड़कर शहर जा रही है, पता ही नहीं चला। हाँ मुन्नी, मुझे भी नहीं पता कि समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया। मैं भी शहर तेरे साथ बिताए यादों को लेकर जाऊंगी। तुझे याद है हमारी दोस्ती कैसे हुई थी? हाँ भला, वो पल मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे गौरी, आज मैं तुझे स्वादिष्ट और हरी हरी घास खिलाऊंगी। अरे क्या हुआ? ये लड़की रो क्यों रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पापा ने मुझे सोने का कंगन दिया था और वो मुझसे नदी में गिर गया। अब पापा मुझे बहुत डांटेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुन्नी बहुत बहादुर थी, इसलिए वो नदी में कूद पड़ी और कुछ देर बाद उसने कंगन ढूंढ निकाला। ये लो, तुम्हारा कंगन मिल गया। थैंक यू यार, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मुझे बहुत डांट पड़ती। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी माँ ने कहा है हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। वैसे मेरा नाम पिंकी है और मेरे पापा का नाम धनराज सिंह है। धनराज कौन? अपने मुखिया जी। हाँ, मेरे पापा इस गांव के मुखिया है। मेरा नाम है मुन्नी और मेरे बाबा एक किसान है। हमारा यही पास में एक छोटा सा घर है। मुन्नी, आज तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन तुम तो मुखिया जी की बेटी हो। लोग तुम्हें कहेंगे कि एक गरीब किसान की बेटी से दोस्ती कर ली। अरे मुन्नी, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं बल्कि दिल देखा जाता है और तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ठीक है पिंकी, आज से हम दोस्त। अगली सुबह पिंकी शहर जाने के लिए तैयार थी। अपना ख्याल रखना माँ। तू भी अपना ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। चलती हूँ पापा। ठीक है पिंकी बिटिया, अच्छे से जाना। फिर पिंकी शहर चली जाती है। पिंकी के जाने के बाद मुन्नी अकेली हो गई और समय का पहिया घूमता गया। एक दिन जब कैलाश अपने खेत जा रहा था, तभी उसने देखा हरिया पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठा था। क्या हुआ हरिया, तू यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? आज खेत नहीं जाना? उदास ना हूं तो क्या करूं कैलाश। अब तो लगता है गांव छोड़कर शहर चला जाऊं और वहीं मजदूरी करूं। कम से कम सुकून की 2 रोटी तो खाऊंगा।
अरे हरिया, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो तू अपना घर बार छोड़कर जाने की बात कर रहा है? तो और क्या करूं कैलाश? खेती बाड़ी ठीक से होती नहीं, जमीन तो मानो बंजर हो गई है, और खाद और कीटनाशक के दाम तो इतने बढ़ गए हैं पूछो ही मत। दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो भी सब खाद और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है। ऐसे में बेटे की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ हरिया, तूने बिल्कुल सच कहा। खाद और कीटनाशक के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सारे किसान गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। खैर, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कैलाश अपने खेत की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी फसल भी कुछ खास नहीं हुई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हर साल फसल की मात्रा कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम खाएंगे क्या? शाम हो गई तभी रोमा ने मुन्नी से कहा, अरे मुन्नी, खाना तैयार है कि नहीं? तेरे बाबा आते ही होंगे। हाँ माँ, खाना बन गया है। वो दोनों बातें कर ही रही थीं कि तभी कैलाश आ जाता है, जिसे देख रोमा बोली, अजी आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज खाना मुन्नी ने बनाया है। ठीक है रोमा, तुम निकालो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कैलाश को उदास देखकर रोमा ने पूछा, अजी क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा, क्या हुआ? फिर कैलाश ने मुन्नी और रोमा को सारी बात बताई, जिसे सुन रोमा बोली, न जाने हमारे रामपुर गांव की मिट्टी को क्या हो गया है। अब तो कितनी भी मेहनत करो, हर साल फसल की पैदावार घटती जा रही है। हाँ रोमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग रामपुर गांव को छोड़कर शहर मजदूरी करने चले जाएंगे। फिर सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन नींद मुन्नी की आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में उसके पिता कैलाश की बातें ही घूम रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? हमारे खेत बंजर कैसे हो रहे हैं? अब मैं क्या करूं? अगर पिंकी मेरे साथ होती तो हम कुछ ना कुछ जरूर करते। मुन्नी ये सब बड़बड़ाते ना जाने कब सो गई। ऐसे ही देखते देखते 2 साल गुजर गए। सुबह हो गई। पिंकी उदास मन अपने से अपनी गाय गौरी को चराने लेकर जा ही रही थी कि उसे रास्ते में छीलरू काका मिलते हैं। अरे बेटी मुन्नी, कैसी हो? और तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं काका, हमारे गांव की जमीन बंजर होती जा रही है। सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हाँ बेटी, ये सच है, हमारे गांव की जमीन बंजर हो रही है। लेकिन मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तू खुशी का गाना गाने लगेगी। कैसी खुशखबरी काका? अरे तेरी सहेली पिंकी आज अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है। ये सुनकर मुन्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई। क्या आप सच कह रहे हैं काका? मेरी सहेली पिंकी वापस आ रही है? हाँ बिटिया, पिंकी आज आ रही है। काका मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिसमें से पिंकी बाहर आई। पिंकी को देखकर मुन्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों इतने सालों बाद जो मिली। पिंकी, आज तुझे देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुन्नी, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए देख सीधे शहर से तेरे पास ही आई हूँ। तभी छिलरू काका ने पिंकी से कहा, अरे अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, वरना मुन्नी तो हंसना ही भूल गई थी। बेचारी तेरे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। कोई बात नहीं काका, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं मुन्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा वो सब छोड़, तू पहले अपने माता पिता के पास जा, वो तेरी राह देख रहे होने। हाँ मुन्नी, लेकिन हमारे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं जब आ रही थी तब भी मुझे कोई नहीं दिखा। पिंकी, अब मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे गांव के सभी लोग धीरे धीरे शहर चले गए। लेकिन क्यों मुन्नी, ऐसा क्या हुआ? तेरे जाने के बाद हमारे गांव की जमीन बंजर हो गई और सभी शहर मजदूरी करने के लिए चले गए। ये सुनकर पिंकी दुखी हो गई। ये तू क्या कह रही है मुन्नी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव की जमीन बंजर कैसे हो सकती है? अरे इन सब की जड़ रासायनिक खाद और कीटनाशक है। उन्हीं ने हमारे गांव की मिट्टी को मार डाला। काका, शहर जाकर मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, पर यहाँ गांव की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या सच में ये रासायनिक खाद इतने खतरनाक होते हैं? हाँ बिटिया, इन दवाइयों ने जमीन को नशा करा दिया है। शुरू में तो ये फसल को फुला देती हैं,
पर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर के उन छोटे जीवों को मार देती हैं जो जमीन को जिंदा रखते हैं। तो काका, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे हम फिर से मिट्टी को उपजाऊ बना सकें? उपाय है मुन्नी। क्या उपाय है पिंकी? ऑर्गेनिक खेती, मतलब बाजार के जहर को छोड़कर अपनी पुरानी पद्धति पर लौटना, जैसे गोबर की खाद, नीम का घोल और केचुए। ये मिट्टी के असली डॉक्टर हैं। ये मिट्टी को फिर से नरम करेंगे और उसकी शक्ति वापस लौटाएंगे। इसमें समय जरूर लगेगा, पर जो अनाज उगेगा वो अमृत होगा। ये सुनकर काका और मुन्नी दोनों खुश हो गए। ठीक है पिंकी, अगर ये मिट्टी हमसे रूठी है तो इसे मनाना भी हमें ही होगा। आज मैं खुद से वादा करती हूँ, अब हम दोनों मिलकर इन खेतों को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। तेरे पास शहर की समझ है और मेरे पास इस मिट्टी की रग रग का पता है। हम दोनों मिलकर अपने गांव की इस मरी हुई मिट्टी को फिर से जिंदा करेंगे। मुन्नी, हम दोनों मिलकर ऑर्गेनिक खेती करेंगे और अपने गांव की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। तो ठीक है बिटिया, मैं भी इसमें तुम दोनों का साथ दूंगा। ठीक है काका, तो हम कल से ही ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करते हैं। अगली सुबह पिंकी और मुन्नी दोनों छिल्लू काका के घर पहुंचे। अरे आओ पिंकी और मुन्नी। काका, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। हाँ मुन्नी, देखो, ऑर्गेनिक खेती के लिए 3 मुख्य कदम होते हैं। सबसे पहले हमें प्राकृतिक खाद डालकर मिट्टी को फिर से जीवित और उपजाऊ बनाना होगा। फिर हमें देशी और शुद्ध बीजों का सही चयन करना होगा और अंत में सही तकनीक से उन बीजों को बोना होगा। ठीक है पिंकी, हम समझ गए। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें खेत में जीवामृत बनाकर डालना होगा। पिंकी, अब ये जीवामृत क्या होता है? मुन्नी, इसे बनाना बहुत आसान है। हमें गाय का गोबर, गुड़ और बेसन मिलाकर एक घोल तैयार करना होगा। इसी घोल को जीवामृत कहते हैं। इसे खेत में डालने से मिट्टी के अंदर सोए हुए केंचुए जाग जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। वाह बेटी, ये तो बहुत काम की बात बताई। तो ठीक है, मैं बाजार से गुड़ और बेसन ले आता हूँ। तब तक तुम और मुन्नी मिलकर गाय का गोबर इकट्ठा कर लो। फिर छिल्लू काका अपना झोला उठाकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पिंकी और मुन्नी हाथ में बाल्टी और तसला लेकर बाड़ी की तरफ जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों गुड़, बेसन और गोबर इकट्ठा कर लेते हैं। लो पिंकी बिटिया, जैसा जैसा तुमने कहा था वो सब लाया हूँ। अब हमें आगे क्या करना है? हाँ पिंकी, अब आगे क्या? काका, अब हमें सबसे पहले एक ड्रम चाहिए जिसमें गाय का गोबर, गुड़ और बेसन को पानी में मिलाकर एक घोल बना सके। उसके बाद इसे 3 से 4 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन याद रहे हमें इसे छाया में रखना होगा और दिन में 2 बार किसी लकड़ी से। घोल को घड़ी के दिशा में घुमाना होगा ताकि इसमें ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचे। ठीक है पिंकी बिटिया। फिर तीनों ने एक ड्रम में सभी को मिलाकर एक घोल बनाया। काका, अब इसे छोड़ देते हैं और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम खेत की जुताई कर लेते हैं। ठीक है पिंकी बिटिया। फिर तीनों खेत की जुताई करने के लिए चल पड़े और खेत पर पहुंचकर तीनों ने कड़ी मेहनत की। कुछ ही देर में पूरे खेत की जुताई हो गई। अरे बिटिया, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। कोई बात नहीं काका, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो, अब खेत की जुताई तो हो गई। अब बस हमें उस जीवामृत के घोल को इसमें डालना होगा। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। फिर तीनों ने मिलकर उस जीवामृत के घोल को खेत की मिट्टी में मिला दिया। मुन्नी, मिट्टी तो तैयार हो गई, अब बारी है सही बीजों की। हमें बाजार के चमकदार हाइब्रिड बीज नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पालने के लिए बहुत सारे रसायनों की जरूरत पड़ती है। हमें चाहिए देसी बीज जो हमारे दादा परदादा उगाते थे। पर पिंकी, वो पुराने बीज मिलेंगे कहाँ? अब तो सब बाजार से ही लाते हैं। अरे बिटिया, मैंने अपने संदूक में कुछ पुराने मटकों में पिछले सालों के बीज सहेज कर रखे हैं। वो बिल्कुल शुद्ध और देसी हैं। वाह काका, अब हम इन बीजों को बोने से पहले बीजामृत से शुद्ध करेंगे। इससे बीजों को कोई बीमारी नहीं लगेगी और वो तेजी से उगेंगे। फिर पिंकी ने काका के रखे हुए पुराने बीजों को
गौमूत्र और गोबर के घोल में मिला दिया और कुछ ही देर में बीज बोने के लिए तैयार थे। अगले दिन तीनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और सारे बीजों को खेत में बो दिया। वैसे तो हमने सब ठीक ढंग से ऑर्गेनिक खेती की है। हाँ, अब बस हमारी फसल अच्छे से उग जाए। भरोसा रख बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जब मुन्नी और पिंकी खेत पर गईं, तो उन्होंने देखा कि अभी फसल नहीं उगी है। मुन्नी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अगर हमारी फसल नहीं उगी तो? तू हिम्मत रख पिंकी, सब अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से मेहनत की है, भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब दोनों फिर से खेत पहुंची तो चौंक गईं। उनके खेत फसल से हरे हो गए थे। दोनों बहुत खुश थे। मुन्नी, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मेहनत रंग लाई। पिंकी, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक दिन जब दोनों अपने खेत पर बैठी थीं, तभी मुखिया वहां आया। मुन्नी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, लेकिन तूने हमारे गांव की मिट्टी को फिर से जिंदा कर दिया, इसलिए मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं मुखिया जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, पिंकी कहो। पापा, मैंने सुना है शहर में ऑर्गेनिक खेती की बहुत मांग है। क्यों ना हम अपने पूरे गांव में ऑर्गेनिक खेती करें और यहाँ से सभी अनाज को शहर भेजकर हम मोटी रकम कमा सकते हैं। पिंकी की ये बात सुनकर मुखिया बहुत खुश हुआ। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं अपने गांव में एक गोदाम बनवाऊंगा और हम अपने गांव में होने वाले सारी ऑर्गेनिक खेती का अनाज उसमें इकट्ठा करेंगे और शहर भेजेंगे। ठीक है मुखिया जी, आप और पिंकी खेती का हिसाब देखना और मैं और छिल्लू काका पूरे गांव को ऑर्गेनिक खेती करना सिखाएंगे। सुबह हो गई। अब मुन्नी और छिल्लू काका गांव के सभी लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में सिखाने लगे। समय बीतता गया और 1 महीने में सब कुछ तैयार था। गांव वाले ऑर्गेनिक खेती करके अपने सारे माल को गोदाम में देते। फिर पिंकी और मुन्नी उसे शहर में बेचकर खूब पैसा कमाती। एक दिन कैलाश ने मुन्नी से कहा, बेटी, आज तूने ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर सके। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। हाँ मुन्नी, तूने कहा था कि तू हमारे घर का बेटा बनेगी, लेकिन तू तो पूरे गांव की बेटी बन गई। माँ, ये सब आपके और पिताजी का आशीर्वाद है। अब पिंकी और मुन्नी ने मिलकर पूरे गांव की हालत बदल दी।